नमस्कार। चलिए एक ऐसे समय में चलते हैं जब भारत जैसा हम आज जानते हैं वैसा था ही नहीं, बल्कि ये तो लड़ते झगड़ते राज्यों का एक बिखरा हुआ नक्शा था। आज हम भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की कहानी को जानेंगे। ये वो ताकत थी जिसने पहली बार इस उपमहाद्वीप को एक विशाल राजनीतिक इकाई में बुना था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी शक्ति थी जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्कन के पठार तक फैले इस विशाल भूभाग को एक झंडे के नीचे ले आई? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारे आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कैसे बना, फिर उन सुरागों को खंगालेंगे जिनसे हमें ये सब पता चलता है। चंद्रगुप्त के उदय की कहानी सुनेंगे, शासन की कला को समझेंगे और आखिर में उस स्थायी विरासत पर नजर डालेंगे जो मौर्यों ने हमारे लिए छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा था और मौर्य साम्राज्य का जन्म हो रहा था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। जरा सोचिए, इतिहास में पहली बार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक एक ही शासन था। ये राजनीतिक एकीकरण का एक ऐसा पैमाना था जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। लेकिन एक मिनट, ये सब तो 2300 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। तो फिर हमें ये सब इतनी सटीकता से पता कैसे चलता है? आखिर इतिहासकार अतीत के इन रहस्यों को सुलझाते कैसे हैं? इसका जवाब आप कह सकते हैं 3 तरह के सुरागों में छिपा है। पहले हैं साहित्यिक स्रोत, जैसे कौटिल्य का मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र। दूसरे, उस समय के विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृतांत, जैसे यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने जो कुछ भी यहाँ देखा उसे लिखा। और तीसरे हैं पुरातात्विक सबूत, यानी अशोक के पत्थर पर खुदे शिलालेख और उस जमाने की बाकी चीज। बिल्कुल इसी तरह जरा इस दस्तावेज पर नजर डालिए। इतिहासकार ऐसे ही मूल स्रोतों को पढ़ते हैं, एक एक जानकारी को जोड़कर अतीत की एक साफ तस्वीर बनाते हैं। हर टुकड़ा एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली का हिस्सा होता है। और इस विशाल साम्राज्य की कहानी का जो मुख्य किरदार था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न सिर्फ एक राजवंश की स्थापना की, बल्कि भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। चंद्रगुप्त का सत्ता तक पहुंचना किसी तूफान की तरह तेज था। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश के आखिरी शासक को उखाड़ फेंका और मगध का सिंहासन हासिल किया। कुछ ही साल बाद, लगभग 305 ईसा पूर्व में, उन्होंने सिकंदर महान के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर का सामना किया और उसे हराया। और 298 ईसा पूर्व आते आते उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट कर दिया था। वाकई एक अजय उदय। उनकी ताकत और शोहरत की गूंज भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक थी। उस दौर के जो यूनानी लेखक थे वो उन्हें सैंड्रोकोटस के नाम से जानते थे और उनकी विशाल और शक्तिशाली सेना के बारे में बड़ी हैरत से लिखा करते थे। और जब हम विशाल सेना की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त की पैदल सेना में 6 लाख सैनिक थे। जी हां, 6 लाख। सिर्फ ये एक संख्या ही साम्राज्य की सैन्य शक्ति का एहसास कराने के लिए काफी है। सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त की जीत सिर्फ एक लड़ाई में जीत नहीं थी, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। संधि के तहत चंद्रगुप्त को 4 विशाल प्रांत मिले, जिनमें आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अहम इलाके शामिल थे। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। सेल्यूकस ने इस समझौते पर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करके एक राजनयिक मोहर भी लगा दी। तो ठीक है, साम्राज्य तो जीत लिया गया, लेकिन इतने बड़े और विविध क्षेत्र पर शासन कैसे किया जाए, इसे चलाया कैसे जाए? यहीं पर मौर्य प्रशासन की असली प्रतिभा सामने आती है। इस विशाल प्रशासनिक मशीनरी की नींव थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ असल में साम्राज्य की एक गाइडबुक की तरह था। इसमें राजकाज और अर्थव्यवस्था से लेकर जासूसी और सैन्य रणनीति तक सब कुछ विस्तार से बताया गया था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत देते हैं, जिसमें राज्य की तुलना एक इंसान के शरीर से की गई है। इसको ऐसे समझिए, राजा सिर है जो निर्देश देता है, मंत्री आंखें हैं जो देखते हैं और सलाह देते हैं, क्षेत्र यानी जनपद पैर हैं जिन पर राज्य खड़ा है, किले भुजाएं हैं जो रक्षा करते हैं, खजाना मुंह है जो राज्य को पालता है, और सेना मस्तिष्क है जो रणनीतिक ताकत है। हर अंग का एक जरूरी काम था और सब मिलकर ही राज्य को स्वस्थ और मजबूत रखते थे। मौर्य साम्राज्य सिर्फ जीती हुई जमीनों का एक संग्रह नहीं था, इसकी विरासत कई ज्यादा गहरी और स्थायी थी।
चंद्रगुप्त के बाद ये मशाल उनके बेटे बिंदुसार के हाथ में आई, जिसने विरासत को आगे बढ़ाया। यूनानियों ने उन्हें एक नाम दिया था अमित्रघात, जिसका मतलब था दुश्मनों का नाश करने वाला। ये इस बात का साफ संकेत था कि साम्राज्य की ताकत और स्थिरता कम नहीं हुई थी। तो आखिर मौर्यों की विरासत थी क्या? संक्षेप में कहें तो उन्होंने भारत का पहला राजनीतिक एकीकरण किया, एक ऐसी बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो सदियों तक एक मॉडल बनी रही। उन्होंने पश्चिम की यूनानी दुनिया के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। एक तरह से उन्होंने वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जिस पर भविष्य के भारतीय साम्राज्यों का निर्माण होना था। और अंत में यह सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, किसी भी साम्राज्य की महानता को हम कैसे मापते हैं? क्या उसकी जीती हुई जमीन के आकार से, या फिर उन विचारों और व्यवस्थाओं से जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।